हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आपका और आपके दोस्तों का दोनों का बेनिफिट हो सके। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एंगलर प्रेंटल, ठीक है, और उससे पहले बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम देख लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम। हचिंसन का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये भी एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम पर दिया है। और इससे पहले एंगलर व प्रेंटल का जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा है बेटा, वो भी जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम पर प्रपोज किया गया है। ठीक है, उससे पहले अगर हम लोग बेंथम हुकर की बात करें तो बेंथम हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था। उन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर प्रपोज किया गया है। और उससे पहले भी अगर हम लोग लीनियस की बात करें तो लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम। हचिंसन ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जॉन हचिंसन द्वारा अपनी बुक फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसको याद रखिएगा, अपनी बुक कौन सी, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में प्रपोज किया गया है। तो एक बात याद रखिएगा, यहां पर जो हचिंसन ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, इन्होंने अपनी एक बुक निर्मित की जिसका नाम है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एंगलर प्रेंटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा है। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया है उन्होंने अपनी बुक में दिया है, जिसका नाम क्या था, डाई नेचुरलिंचन फ्लेंजन फैमिलियन। ठीक है, उसका नाम क्या था, डाई नेचुरलिंचन फ्लेंजन फैमिलियन। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा है डाई नेचुरलिंचन फ्लेंजन फैमिलियन। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है यार, इसलिए मैंने इसको दोबारा आपको फोकस कराया है कि डाई नेचुरलिंचन फ्लेंजन फैमिलियन को एंगलर व प्रेंटल ने अपनी बुक के अंदर जो है ना क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया। कौन सा वाला? फाइलोजेनेटिक। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग बात करें हचिंसन की तो हचिंसन ने फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो है ना क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया। कौन सा वाला? फाइलोजेनेटिक। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है जो 1926, 1934 और 1955 में पब्लिश हुई थी, यानी कि 3 सन में इसको क्या किया गया, पब्लिश किया गया, 3 मॉड्यूल इसके दिए गए। ठीक है, यह बुक 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश की गई थी। 2 वॉल्यूम्स इसके प्रपोज किए गए थे। कितने वॉल्यूम्स दिए गए थे? 2 वॉल्यूम्स में ये बुक प्रपोज की गई है, जिसमें से फर्स्ट वॉल्यूम डाइकोटिलिडॉन तथा सेकेंड वॉल्यूम मोनोकोटिलिडॉन का क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया। मोनोकोटिलिडॉन्स का क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया। पहले वॉल्यूम में किसको प्रपोज किया गया है? डाइकोटिलिडॉन्स को प्रपोज किया गया है, और दूसरे वॉल्यूम में किसको प्रपोज किया इन्होंने? मोनोकोटिलिडॉन्स को प्रपोज कर दिया। पहले से देखिए लिखा हुआ है हचिंसन द्वारा अपनी फाइलोजेनेटिक स्टडी के आधार पर कुछ फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल प्रपोज किए थे, जिन पर यह क्लासिफिकेशन सिस्टम आधारित है। जिन पर क्या है बेटा? यह क्लासिफिकेशन सिस्टम आधारित है। ठीक है, बेस्ड है। हचिंसन द्वारा टोटल 24 फाइलोजेनिक प्रिंसिपल्स प्रपोज किए गए हैं। कितने प्रपोज किए गए हैं? 24 फाइलोजेनिक प्रिंसिपल्स को यहां पर प्रपोज किया गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्रपोज किए गए हैं या थे, जिनमें से मुख्य फाइलोजेनिक प्रिंसिपल्स फॉलोइंग टाइप से हैं। जैसे नंबर 1, प्लांट में इवोल्यूशन इजी से कॉम्प्लेक्स व कॉम्प्लेक्स से सिंपल बोथ वे में हुआ है। अरे ये कह रहे हैं, हचिंसन साहब ने कहा कि प्लांट का जो इवोल्यूशन हुआ है ना वो इजी मेथड से कॉम्प्लेक्स की तरफ, और कॉम्प्लेक्स मेथड से यानी कि जटिल मेथड से सिंपल मेथड की तरफ, दोनों तरफ हुआ है। ठीक है, पहले वो इजी प्लांट्स बना, फिर उससे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बना, फिर कॉम्प्लेक्स से धीरे धीरे इजी मेथड में प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ है। सेकेंड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है
जलीय पौधों का विकास टेरेस्ट्रियल प्लांट से हुआ है। तो सेकंड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, जलीय पौधों का विकास टेरेस्ट्रियल प्लांट से हुआ है। टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब है कि जो लैंड्स पर प्लांट पाए जा रहे हैं, ठीक है, इनसे ही क्या हुआ है, और यहां पर एक्वाटिक है, दैट मींस पानी है, इनसे ही क्या हुआ है, वाटर के अंदर ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट से ही वाटर के अंदर एक्वाटिक प्लांट्स का डेवलपमेंट हो पाया है, ये इन्होंने कहा। अच्छा, थर्ड मेथड देखिए यहां पर इन्होंने बताया, थर्ड यहां पर पॉइंट लिखा है, ट्रीज व श्रब्स की कंपैरिजन में ट्रीज मॉडर्न प्लांट होते हैं। यानी कि अगर हम लोग यहां पर श्रब्स और ट्री का कंपैरिजन कराया जाए, यहां पर इन्होंने अगर ट्री और श्रब्स का जो कंपैरिजन किया है, उसमें ट्री जो है, जो ट्री है वो क्या है, मॉडर्न प्लांट होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, डाइकॉट के कंपेयर में मोनोकॉट मोस्टली एडवांस प्लांट होते हैं। ओहो, यानी कि जो डाइकॉट है इसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो मोनोकॉट जो प्लांट है ये सामान्य रूप से मॉडर्न प्लांट कहलाते हैं। दैट मींस सबसे पहले डाइकॉट बना, फिर बाद में मोनोकॉट बना, ठीक है, ये बात सही है। और मोनोकॉट को जिन्होंने पहले रखा है, डाइकॉट को बाद में रखा है, उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है। दैट मींस हम वहां कह सकते हैं कि वहां पर डीमेरिट देखने को मिली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की कंपेयर में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर मोस्टली प्रिमिटिव माने जाते हैं। यानी कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसके कंपेयर में जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है ये प्रिमिटिव टाइप के हैं। सामान्य रूप से कैसे माने गए, प्रिमिटिव टाइप के माने गए कि पहले ऐसे बने होंगे फ्लावर, बाद में यूनिसेक्सुअल फ्लावर बने, ठीक है। फिर देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, सिंपल लीव्स की कंपेयर कंपाउंड लीफ मोस्ट डेवलप होती है। यानी कि अगर हम लोग यहां पर सिंपल लीफ की बात करें, एक सिंपल लीफ जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहां पर कंपाउंड लीफ की बात करें, यानी कि एक साथ बेलपत्री देखे हो, चढ़ाए होगे भोलेनाथ को, एक साथ इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म में पाई जा रही लीफ, तो ये जो लीफ है ना, ये लीफ मोस्ट एडवांस मानी जा रही है। और एक जो सिंपल लीफ है ये जो है ओल्ड लीफ मानी जा रही है। तो यही यहां पर कहा गया कि जो सिंपल लीफ है इसके कंपेयर में जो कंपाउंड लीफ एक साथ जो निकल रही है, कई लीफ एक साथ निकल रही है एक ही एक्सिस पर, कई लीफ एक साथ एक ही एक्सिस पर निकल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ जो है वो मोस्टली कैसी है, डेवलप है आज के दौर में। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, पेरिनियल प्लांट्स की कंपेयर एनुअल प्लांट्स मोस्ट एडवांस होते हैं। तो पेरिनियल प्लांट्स के कंपेयर में जो एनुअल प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, मोस्ट एडवांस प्लांट माने गए हैं। देना से देखिए यहां पर स्टार बना के लिखा हुआ है, हचिंसन द्वारा इन फाइलोजेनेटिक या इन फाइलोजेनिक प्रिंसिपल्स के बेस पर एंजियोस्पर्म्स के लिए अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया है। यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं इसके लिए इन्होंने क्या प्रपोज किया है, क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया है बेटा, ठीक है। और फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स के आधार पर इन्होंने एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन दिया है। तो यहां पर जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन है इसमें लिखा हुआ है, हचिंसन द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स को 2 फाइलम में क्लासिफाइड किया था या किया गया है, ठीक है। तो हचिंसन ने क्लासिफिकेशन सिस्टम में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लाइक एंजियोस्पर्म्स जितने भी हैं, एंजियोस्पर्म्स में आपको पता है वहां पर फ्लावर प्रोड्यूस होता है, उनको इन्होंने 2 फाइलम में क्या कर दिया है, क्लासिफाइड कर दिया है। तो पहला जो यहां पर फाइलम दिया गया है वो है जिम्नोस्पर्मी, और दूसरा फाइलम यहां पर दिया गया है एंजियोस्पर्मी। पहला फाइलम कौन सा है, जिम्नोस्पर्मी, और दूसरा फाइलम एंजियोस्पर्मी। तो देखिए पहला जो फाइलम यहां पर दिया गया है जिम्नोस्पर्मी है, तो जिम्नोस्पर्मी को यहां पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर जो दूसरा फाइलम है एंजियोस्पर्मी, दैट मींस फ्लावरिंग प्लांट्स को ही देखना है, तो एंजियोस्पर्मी को आप लिखें अपने एग्जाम में। तो फर्स्ट हेडिंग यहां पर जो हम डालेंगे वो है एंजियोस्पर्मी। तो एंजियोस्पर्मी के बारे में देखिए, जो कि दूसरा फाइलम यहां पर है ये, ठीक है, इसको हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्मी को पढ़ने का दरकार नहीं है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, हचिंसन द्वारा इस फाइलम में उन फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा गया है जिनमें सीड व फ्लावर दोनों का फॉर्मेशन होता है। जिनके अंदर क्या होता है, सीड एंड फ्लावर दोनों का क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए, उनको कहां रखा गया है, फाइलम एंजियोस्पर्मी में रखा गया है, ठीक है। इन्हें सामान्यतः एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। हचिंसन द्वारा एंजियोस्पर्म्स को इनके मॉर्फोलॉजिकल व एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्लासिफाइड किया गया है।
यानी कि इनका अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हचिंसन ने एंजियोस्पर्म्स को मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में और एम्ब्रियोलॉजिकल फॉर्म में, यानी कि इसके जो कैरेक्टर हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसके आधार पर इसको क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। ठीक है, यहां पर देखिए नाइन से स्टार बना करके बेटा लिखा हुआ है, हचिंसन द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में एंजियोस्पर्म्स की टोटल 411 फैमिली, याद रखिएगा एंजियोस्पर्म्स की टोटल कितनी फैमिली, 411 फैमिली को रखा गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए लिखा है हचिंसन के क्लासिफिकेशन सिस्टम में फाइलम एंजियोस्पर्म्स को या फाइलम एंजियोस्पर्मी को 2 सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है। कितने सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है, 2 सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 सब फाइलम डाइकोटिलिडॉन्स, नंबर 2 सब फाइलम मोनोकोटिलिडॉन्स कहते हैं, जिन्हें क्रमशः डाइकोटिलिडॉन एंड मोनोकोटिलिडॉन कहते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो सब फाइलम का अरेंजमेंट है ये बिल्कुल सही इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये एक इनकी मेरिट भी बनेगी, जो डाइकोटिलिडॉन जो इन्होंने दिया है ये इनका एक मेरिट बनेगा, एक गुण बनेगा कि इन्होंने मोनोकोटिलिडॉन को बाद में रखा, डाइकोटिलिडॉन को पहले रखा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो सब फाइलम है उसको हम लोग को देखना है। तो पहला सब फाइलम है डाइकोटिलिडॉन्स। तो आपको पता है डाइकोटिलिडॉन्स कहने का मतलब है कि कोई ऐसा प्लांट्स है जिसके सीड में 2 कोटिलिडॉन्स का फॉर्मेशन होता हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब फाइलम जो डाइकोटिलिडॉन्स है इसमें कुछ थ्योरी लिखी हुई है, उसको देख लेते हैं। हचिंसन द्वारा इस सब फाइलम में उन एंजियोस्पर्म्स को रखा गया है जिनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडॉन्स तथा लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। एम्ब्रियो में कितने कोटिलिडॉन, 2 कोटिलिडॉन, और लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन क्या है यहां पर पाया जा रहा है। ठीक है, हचिंसन के अकॉर्डिंग डाइकॉट्स अधिक प्राचीन यानी कि मोस्ट प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स है। भाई हचिंसन के अकॉर्डिंग डाइकॉट्स क्या है, अधिक प्राचीन, यानी डाइकॉट बहुत पहले बने थे, हम ये कह सकते हैं मोस्ट एंसेंट एंजियोस्पर्म्स हैं जो प्लांट के एक प्रिमिटिव हाइपोथेटिकल ग्रुप से रिलीज हुए, यानी कि जो प्लांट के एक प्रिमिटिव हाइपोथेटिकल ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप कोई बना होगा, हाइपोथेटिकल ग्रुप बन गया होगा, बहुत सारे प्लांट्स का कॉम्बिनेशन, और वहां से क्या हो गया, ये डाइकॉट्स प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, रिलीज हुए हैं, इनका ऐसा मानना इवोल्यूशन के बेसिस पर। ठीक है, हचिंसन द्वारा सब फाइलम डाइकोटिलिडॉन्स को इनमें रखे गए प्लांट्स की हैबिट के आधार पर 2 डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, हचिंसन के द्वारा जो डाइकोटिलिडॉन्स है इसको, इसमें जो रखे गए प्लांट्स हैं उनकी हैबिट के आधार पर 2 डिवीजन में क्या कर दिया है, क्लासिफाइड कर दिया है। ठीक है, चलो तो पहला डिवीजन यहां पर कौन सा है, पहला डिवीजन है लिग्नोसी, जिसको हम लोग वुड प्लांट के नाम से जानते हैं। दैट मींस लिग्नोसी डिवीजन में जो वुडी प्लांट्स है, वुडी नेचर के प्लांट्स हैं, उनको रखा गया। ठीक है, नंबर 2 यहां पर डिवीजन है हर्बेसी। हर्बेसी कहने का मतलब यहां पर हो गया, यहां पर हर्ब और श्रब्स को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। दैट मींस जिसमें वुडी नेचर नहीं पाया जा रहा है, छोटी छोटी घास फूस है ना, घास फूस जो है वो कहां रख दी गई है, डिवीजन सेकेंड में, और डिवीजन सेकेंड दिया गया है, इसका नाम क्या है, हर्बेसी। से देखिए यहां पर लिखा बेटा है कि हचिंसन द्वारा डिवीजन लिग्नोसी में वुडी ट्री को रखा गया है। वुडी ट्री कहने का मतलब जिसमें लकड़ी पाई जाती है, ठीक है, उनको रखा गया है, जिन्हें मोर प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स माना गया है। अरे मोर प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव टाइप के एंजियोस्पर्म्स माने गए हैं। ठीक है, इस डिवीजन में हचिंसन द्वारा डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स की 240 फैमिली को रखा गया है। 240 फैमिलीज को यहां पर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है हचिंसन द्वारा इस डिवीजन में। ठीक है, कौन सा डिवीजन, डिवीजन लिग्नोसी में। चलिए, तो डिवीजन लिग्नोसी में 240 फैमिली को इंक्लूड किया गया, याद रखना। चलो, ऐसे लिखा हुआ है हचिंसन के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग फैमिली मैग्नेलिएसी, फैमिली जो यहां पर दी गई है मैग्नेलिएसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिखा हुआ है हचिंसन के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग फैमिली मैग्नेलिएसी एंजियोस्पर्म की सबसे प्रिमिटिव फैमिली मानी जाती है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स की सबसे क्या मानी जाती है, प्रिमिटिव फैमिली मानी जाती है। नए से देखिए यहां पर लिखा हुआ है हचिंसन के अकॉर्डिंग वह डाइकॉट जिनके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के प्रोसेस में इनका वुडी नेचर फिनिश हो गया है, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो हुआ है उसमें इनका वुडी नेचर क्या हो गया, धीरे धीरे फिनिश हो गया है,
तथा यह हर्बेशियस प्लांट के फॉर्म में डेवलप हुए हैं। ये किस फॉर्म में डेवलप हो गए? हर्बेशियस प्लांट के फॉर्म में डेवलप हो गए। हचिंसन द्वारा इन्हें मोर एडवांस डाइकॉट माना गया है, यानी कि जो अब डाइकॉट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, और वो डाइकॉट जिनमें हर्बेशियस नेचर पाया जा रहा है। कौन सा नेचर पाया जा रहा है? हर्बेशियस नेचर पाया जा रहा है। वो मॉडर्न जो है ना डाइकॉट कहे जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं मॉडर्न एंजियोस्पर्म्स कहे जा रहे हैं। समझ रहे हैं? तथा इनकी प्लांट हैबिट के आधार पर, तथा इनकी जो प्लांट का हैबिट है उसके आधार पर इन्हें डिवीजन हर्बेसी में रखा गया है। इन्हें डिवीजन कहां रखा गया है? हर्बेसी में रखा गया है। इस डिवीजन में डाइकॉट की टोटल 36 फैमिली को इंक्लूड किया गया है। इस डिवीजन में टोटल डाइकॉट्स की कितनी फैमिली को इंक्लूड कर दिया गया है? 36 फैमिली को इंक्लूड किया गया है, रखा गया है। समझ रहे हैं? चलिए, तो सेकेंड सब फाइलम हमारा जो है वो है मोनोकोटिलिडॉन्स। सेकेंड सब फाइलम है मोनोकोटिलिडॉन्स। इसमें देखिए लिखा हुआ है, हचिंसन द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में उन एंजियोस्पर्म्स को इस सब फाइलम में रखा गया है जिनके एम्ब्रियो में एक कोटिलिडॉन पाया जाता है। जिनके एम्ब्रियो में क्या पाया जाता है? एक कोटिलिडॉन पाया जा रहा है, वन कोटिलिडॉन पाया जा रहा है। ठीक है, उसको मोनोकोटिलिडॉन्स में रखा गया है। तथा लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है। लीफ में कैसा वेनेशन यहां पर देखने को मिल रहा है? पैरेलल वेनेशन देखने को मिल रहा है। इन एंजियोस्पर्म्स को मोनोकॉट कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स को बेटा क्या कहते हैं? मोनोकॉट कहते हैं। ठीक है, हचिंसन के मत या थ्योरी के अकॉर्डिंग या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, हचिंसन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या मत के अकॉर्डिंग यह प्लांट्स डाइकॉट से डेवलप हुए हैं। यह प्लांट्स किससे डेवलप हुए हैं? डाइकॉट से डेवलप हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं मोनोकॉट का जो डिवीजन हुआ है या मोनोकॉट का जो इवोल्यूशन हुआ है वो डाइकॉट से हुआ है, यह हचिंसन ने बताया, और जो कि सही है। जिसके कारण यह प्लांट डाइकॉट की तुलना में अधिक डेवलप माने जाते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट्स के जो प्लांट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे ये डाइकॉट के कंपैरिजन में मोस्ट डेवलप प्लांट्स माने जाते हैं। ठीक है, हचिंसन द्वारा सब फाइलम मोनोकोटिलिडॉन्स को डिफरेंट फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर 3 डिवीजन में क्लासिफाइड किया है। कितने डिवीजन में क्लासिफाइड किया है? 3 डिवीजन में क्लासिफाइड किया है। पहला जो डिवीजन यहां पर दिया गया है वो है कोनीफेरी। पहला डिवीजन कौन सा दिया गया है? कोनीफेरी। इस कोनीफेरी में आपको स्पष्ट कैलिक्स और करोला देखने को मिलता है। यानी कि जो स्पष्ट कहने का मतलब यहां पर यह है कि बिल्कुल आपको अलग अलग कैलिक्स और करोला देखने को मिलेगा। यानी कि करोला जो है वो अलग कलर का होगा और कैलिक्स जो है वो अलग कलर का होगा। दैट मींस कैलिक्स ग्रीन कलर का होगा, करोला आपको यहाँ पर इसके फ्लावर में कैसा देखने को मिलेगा? रेड कलर को देखने को मिलेगा। तो ये स्पष्ट है। ठीक है, डिवीजन सेकेंड में यहां पर देखिए लिखा हुआ है कोरलफेरी। इसमें फ्लावर जो है कैलिक्स व कोरोला, इसके फ्लावर में कैलिक्स व कोरोला का अभाव होता है। दैट मींस कोरल फेरी में जो प्लांट्स रखे गए उसमें जो फ्लावर यहां पर प्रोड्यूस हुए हैं उन फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला क्या होता है? इनका अभाव होता है। ठीक है, ये यहां पर नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं कैलिक्स कोरोला। क्लियर? फिर देखिए यहां पर थर्ड जो डिवीजन दिया गया है वो है ग्लूमी फ्लोरी। तो ग्लूमी फ्लोरी क्या है? इसमें जो है ना फ्लावर के आधार पर ग्लूमस, दैट मींस ग्लूमस कहने का मतलब होता है तराजू के रूप में ब्रिक्स की प्रेजेंस। यानी कि यहां पर जो ग्लूमी फ्लोरी जो डिवीजन दिया गया है इसमें जो फ्लावर होगा, इसके फ्लावर को अगर आप देखें तो एक तराजू के रूप में दिखाई देगा या आपको ये ब्रिक्स ईंट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तराजू के रूप में ब्रिक्स की प्रेजेंस, यानी कि तराजू के रूप में यहां पर आपको अलग अलग कुछ स्ट्रक्चर्स, आपको ग्लूम्स लाइक स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलेगा इनके फ्लावर में। तो उनको जो है ना उठा करके इस डिवीजन में रख दिया गया जो मोनोकोटिलिडॉन्स के आधार पर दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है हचिंसन द्वारा फैमिली ग्रेमनी को सब फाइलम मोनोकोटिलिडॉन के लास्ट में या एंड में रखा गया है तथा इनके अकॉर्डिंग यह एंजियोस्पर्म्स की मोस्ट एडवांस फैमिली मानी जाती है। यानी कि हचिंसन ने जो अपने इस फाइलम में सबसे लास्ट में जो फैमिली रखी है जिसका नाम है ग्रेमनी, ठीक है, ग्रेमनी रखी है, इसको सब फाइलम मोनोकोटिलिडॉन के सबसे लास्ट में रखा है। ठीक है, ग्रेमनी जो फैमिली है वो कहां रखा है? सब फाइलम मोनोकोटिलिडॉन के सबसे लास्ट में, राइट। और जो सबसे लास्ट में रखा है तो इन्होंने कहा कि जो फैमिली ग्रेमनी है ये मोस्ट एडवांस फैमिली मानी जाती है। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा फेंड्रोगेमिया देखते हैं। फेंड्रोगेमिया कहने का मतलब ये है कि इसका क्लासिफिकेशन जो है उसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए यहां पर जो
फेनोगेमिया में आपको पता है कि जो इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, इसमें मेनली 2 फाइलम्स को इंक्लूड किया है इन्होंने। कितने फाइलम को इंक्लूड किया है? 2 फाइलम को इंक्लूड किया है। पहला है जिम्नोस्पर्मी और दूसरा है एंजियोस्पर्मी, है ना भाई। हचिंसन ने जो फेनोगेमिया दिया है उसमें 2 फाइलम को ही, क्या फेनोगेमिया क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इन्होंने दिया है फाइलोजेनेटिक बेस्ड पर, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया उसमें इन्होंने 2 फाइलम को इंक्लूड किया। तो पहला जो यहाँ पर फाइलम है वो कौन सा है? जिम्नोस्पर्मी। और दूसरा जो फाइलम है यहाँ पर वो कौन सा है बेटा? एंजियोस्पर्मी। हम लोग जिम्नोस्पर्मी की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्मी में अगेन 2 सब फाइलम को इन्होंने क्या किया है? इंक्लूड किया है, ठीक है। अगेन 2 सब फाइलम को इंक्लूड किया है, या हम कह सकते हैं 2 सब फाइलम में इसको डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहला सब फाइलम है वो है डाइकोटिलिडॉन्स और दूसरा जो सब फाइलम है वो है मोनोकोटिलिडॉन्स। पहला है डाइकोटिलिडॉन और दूसरा है मोनोकोटिलिडॉन, ठीक है। तो अगर हम लोग डाइकोटिलिडॉन की बात करें तो डाइकोटिलिडॉन में डिवीजन रखे गए हैं। तो जो 2 यहां पर जो डिवीजन दिए गए हैं वो कितने हैं? 2 डिवीजन है। तो डाइकोटिलिडॉन में 2 डिवीजन्स को रखा गया है। तो पहला जो यहां पर डिवीजन है वो है लिग्नोसी और दूसरा जो डिवीजन है वो है हर्बेसी। पहला है लिग्नोसी, दूसरा है हर्बेसी, ठीक है। और वही मोनोकोटिलिडॉन की बात करें तो मोनोकोटिलिडॉन में 3 डिवीजन दिए गए हैं। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। मोनोकोटिलिडॉन में कितने डिवीजन दिए गए हैं? 3 डिवीजन दिए गए हैं, जिसमें पहला डिवीजन यहां पर है कोलिसिफेरी, दूसरा है कोरोलिफेरी, दूसरा है कोरोलिफेरी और तीसरा है ग्लोमेसी। तो 3 यहां पर जो है ना वो डिवीजन मोनोकॉट्स के दिए गए हैं। अब कोई आवश्यक नहीं है इनका फेनोग्राम्स याद करने के लिए, आपको सिर्फ इतना भी याद हो ना कि मोनोकोटिलिडॉन्स को कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया है? 3 और डाइकोटिलिडॉन को 2। तो आप इतना लिख दो, डाइकोटिलिडॉन सब फाइलम डाला, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा, उसमें लिख दिया इस सब फाइलम में 2 डिवीजन्स को इंक्लूड किया गया, बात खत्म, ठीक है। लिखने की आवश्यकता नहीं उसको। तो एग्जामिनर इतना देखेगा कि हाँ लिखा हुआ है और आपने लिखा है, मतलब लिखा होना चाहिए, और अगर आप लिख दें तो सो फार सो गुड, इससे बेहतर क्या होगा। अब जो हमें इसका देखना है वो देखना है मेरिट एंड डीमेरिट। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मेरिट और डीमेरिट्स बनती हैं वो क्या है उसके बारे में देखना है। तो मेरिट और डिमेरिट हम लोग देख लेते हैं इसकी। तो मेरिट्स हम लोग देखते हैं सबसे पहले। मेरिट इसकी क्या क्या बनेगी, यानी गुण क्या क्या है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के। तो पहला गुण यहां पर है हचिंसन का क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ मेन फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है, यानी कि कुछ मुख्य फाइलोजेनेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर आधारित है। अतः यह अत्यधिक विश्वसनीय क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो हचिंसन ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहां पर जो मेरिट है वो है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑर्डर व फैमिली का प्लेस फाइलोजेनी पर आधारित अतः इनका आधारित है, फाइलोजेनी पर आधारित है, अतः इसका यह सीक्वेंस सही है। यानी कि यहां पर जो ऑर्डर और फैमिली जो दिया गया है इसका जो स्थान है, इसका जो प्लेस है वो फाइलोजेनी पर क्या किया गया है? बेस्ड है, ठीक है। जो कि यह इसका सही सीक्वेंस है, जो कि यह इसका क्या है? सही सीक्वेंस माना जाता है, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है हचिंसन द्वारा कुछ लार्ज फैमिली को सब फैमिली में, हचिंसन द्वारा कुछ लार्ज फैमिली को यानी कि जो बड़ी बड़ी फैमिली है उसको सब फैमिली तथा लार्ज ऑर्डर को सब ऑर्डर में डिवाइड किया है, जिसके कारण इनकी स्टडी करने में सहायता मिलती है। यह भी एक अच्छी बात है कि इन्होंने जो है ना जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं उनको यहां पर डिवाइड कर दिया है सब फैमिली में, और जो बड़े बड़े ऑर्डर यहां पर है उनको डिवाइड कर दिया है सब ऑर्डर में, ठीक है। जिसके कारण क्या हम लोगों को मिलती है? स्टडी करने में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोनोकॉट की फैमिली का प्लेसमेंट किसी अन्य क्लासिफिकेशन सिस्टम की कंपेयरिंग में अत्यधिक सही है। यानी कि मोनोकॉट की जो फैमिली का प्लेसमेंट यहां पर दिया गया, मोनोकॉट्स में जो फैमिलीज रखी गई उनका जो प्लेसमेंट है वो जो अन्य क्लासिफिकेशन सिस्टम आप देखें, चाहे आप बेंथम हुकर का देखें, एंगलर प्रेंटल का देखें, किसी का देखें, उनसे बेहतर यहां पर उनकी कंपेयरिंग में यहां पर ये बेहतर है, अत्यधिक सुविधाजनक है, ठीक है। फिर इसके हम लोग डिमेरिट की तरफ चलते हैं। इसके डिमेरिट्स क्या हैं, इसके अवगुण क्या है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के, वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है हचिंसन द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में डाइकॉट को इनके वुडी व हर्बेशियस हैबिट के आधार पर, इनके वुडी नेचर व हर्बेशियस हैबिट के आधार पर बेस पर 2 डिवीजन में डिवाइड किया जाना सही नहीं है।
यानी कि इन्होंने क्या कर दिया कि जो दो डिवीजन यहां पर दे दिए हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में डाइकॉट के, ठीक है, डाइकॉट को इनके वुडी नेचर और हर्बेशियस हैबिट के आधार पर जो है ना इसको दो किसमें किया है, डिवीजन में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, जो कि ये सही नहीं था तथा इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का मेजर डिमेरिट यही है, ठीक है, तथा इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का मेजर डिमेरिट ये है। सेकेंड डिमेरिट देखें यहां पर लिखा हुआ डाइकॉट को लिग्नोसी व हर्बेसी डिवीजन में अस्पष्ट रूप से क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि यहां पर जो लिग्नोसी डिवीजन है और हर्बेसी डिवीजन है इसमें जो डाइकॉट्स को इन्होंने रखा है उसके अंदर इन्होंने अस्पष्ट रूप से, है ना, अस्पष्ट रूप से क्लासिफाइड किया है इस लिग्नोसी और हर्बेसी डिवीजन को। पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाया उसका कि इसको इसमें इंक्लूड क्यों किया है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गए। अर्थात इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिग्नोसी डिवीजन में कुछ हर्बेसी प्लांट, ठीक है, लिग्नोसी डिवीजन में कुछ हर्बेसी प्लांट्स को इंक्लूड कर दिया तथा हर्बेसी डिवीजन में कुछ वुडी प्लांट्स को इंक्लूड किया है, ठीक है। अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने जो डिवीजन दिया है डाइकॉट में वो तो सही दिया है, लिग्नोसी और हर्बेसी डिवीजन दिया है ये तो सही दिया है, लेकिन ये अस्पष्ट रूप से दिया है, ये तय नहीं, ये स्पष्ट नहीं कर पाया कि हर्बेसी पूरी तरीके से कौन सा है और लिग्नोसी डिवीजन में पूरी तरीके से कौन से प्लांट रखे हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने अपने इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिग्नोसी डिवीजन में हर्बेसिस प्लांट को इंक्लूड कर दिया और हर्बेसी डिवीजन में लिग्नोसी प्लांट को इंक्लूड कर दिया, ठीक है, जो कि यह इनका सही प्लेसमेंट नहीं है, अर्थात ये इसकी क्या है, डिमेरिट है। चलिए अगला पॉइंट यहां पर देखिए बेटा लिखा हुआ है, हचिंसन ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ फैमिली को बिना स्पेशल रीजन, यानी कि कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रीजन या स्पेशल रीजन नहीं है, बिना उसके क्या किया, रीजन के अपने प्लेस से हटाकर दूसरे प्लेस पर रखा है। यानी कि हचिंसन ने क्या किया, अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो कुछ फैमिलीज पाई जा रही थी उनके अंदर इन्होंने बिना किसी स्पेसिफिक रीजन, बिना किसी स्पेशल रीजन के जहां पर वो थी वहां से हटा करके दूसरे प्लेस पर रख दिया। अतः इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का मेजर डिमेरिट है, इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, इन्होंने किया तो ये क्या हो गया, उसका डिमेरिट हो गया। फोर्थ पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम अधिक प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आप देखें तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो पूर्ण रूप से सही नहीं है या अधिक तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, जिसके कारण इसका यूज हर्बेरियम व बॉटेनिकल गार्डन के अरेंजमेंट में नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसका हम लोग यूज हर्बेरियम बनाने में, हर्बेरियम फाइल बनाने में और बोटेनिकल गार्डन को अरेंज करने में, यानी जो बोटेनिकल गार्डन आप अरेंज कर सकते हैं उसमें इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इस डिमेरिट्स के कारण। इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम रहेगा लास्ट मतलब हम ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में जाएगा जिसका नाम है क्रॉनकिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो हम लोग बच्चों कल देखेंगे।